अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान एमजे टीवी मेरे साथ सईद बलोच और जुल्करनैन इकबाल। आज हम मिलकर सुप्रीम कोर्ट के में होने वाली एक अहम समाअत के हवाले से एक बड़े फ़ैसले की खबर आपको देने जा रहे हैं, फिर उस पर बात भी करेंगे। और फ़ैसला ये है कि पहली बार इतने बड़े आइनी बेंच ने अपनी जो समाअत है उसको बराह रास्त नशर करने का फ़ैसला किया है। और ये केस है मखसूस नशस्तों के हवाले से, जिसमें 13 रुकनी बेंच ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत की थी। 2 जजेस जस्टिस आयशा इकबाल और जस्टिस आयशा मलिक, और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने इनहराफ करते हुए, इख्तलाफ करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मखसूस नशस्तों की केस में जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं वो नाकाबिल समाअत हैं। उनमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो नज़रसानी के दायरा में आती है। और इसके बाद एक बड़ा एतराज़ हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सदीकी की तरफ से कि ये बेंच जो है इसमें से 2 जजों को जो निकाला गया है, पहली बात तो ये है कि नज़रसानी बेंच जो है उसकी तादाद वही होनी चाहिए, यानी 13 जजेस पूरे होने चाहिए। और फिर जिन जजेस ने पहले फ़ैसला दिया है मखसूस नशस्तों वाला, जिसमें उन्होंने कहा था 12 जुलाई का मशहूर फ़ैसला था कि पीटीआई को 80 से ज़्यादा मखसूस नशस्तें मिलनी हैं, उसी बेंच के वही जजेस जो है नज़रसानी की दरख्वास्त सुन सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो ऑथर जज हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनका बेंच पे होना ज़रूरी है। इन तमाम एतराज़ात के ऊपर एडवोकेट फैसल सदीकी के किए गए दलाइल जो हैं वो बेंच ने रद्द कर दिए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर यह है कि बहरहाल अब जो भी एतराज़ होगा जजेस के हवाले से, जो 11 जजेस ये मखसूस नशस्तों की नज़रसानी सुनेंगे, वो अब कोई वकील नहीं करेगा। अब अगर बराह रास्त जब नशरियात होंगी तो देखने वाले, सुनने वाले और बोलने वाले लोग जो हैं वो खुद ही फिर बताएंगे कि कौन सा जज जो है वो किस जाविये से बोल रहा है, किस पिच पे बोल रहा है, और जैसे हम आपस में बात करते हुए कहते हैं कहाँ से आ रहा है, तो वो खुद ही एतराज़ होंगे। तो सबसे पहले तो जुल्करनैन इकबाल साहब, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि आइनी बेंच ने जब से 26वीं यानी तरमीम आई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आइनी बेंच के जजेस भी तैयार हो गए हैं बराह रास्त नशरियात के लिए, और अब मखसूस नशस्तों का मामला बराह रास्त दिखाया जाएगा। तो इससे पहले क्या होता रहा है? इससे पहले जब ये सारे गहराई नहीं होते थे, मीन्स की 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो काजी फाइजा साहब थे उन्होंने लाइव दिखाया था, और वो शायद पूरी कौम को अपनी फतह का झंडा गाड़ना चाह रहे थे, लेकिन एंड में वो झंडा जब उन्होंने डंडा बन गया। फैसला सुनाते वक्त जब मंसूर अली शाह साहब को दिया ना कि जी ये बेसिकली अक्सरियत की फैसला इनका लिखा हुआ है तो ये सुनाएंगे, तो बेसिकली काजी साहब ने अपना कलमदान सरेंडर कर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। ये अलग बात है कि बाद में जिस तरमीम के वो आर्किटेक्ट थे वो आ गई और नसीब उनको भी नहीं हुई। अब अगर कोई 27वीं तरमीम का सोच रहा है तो नसीब शायद उसको भी ना हो जो कोई मूव बना रहा तो है। ये बराह अच्छा, रास्त उस वक्त भी मखसूस नशस्तें ही आड़े आई थी 26वीं तरमीम के, अब 27वीं भी मखसूस नशस्तों के आसरे के ऊपर ही की जा रही है। अब आया बात बराह रास्त का। बराह रास्त पे ये हुआ कि पहले तो आर्गूमेंट्स किए गए कि जी बराह रास्त नशर करें। मखदूम अली खान साहब ने आके इस दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये दिस इज़ बिटवीन द कोर्ट एंड द पटिशनर। वैसे तो उन्होंने कहा जी ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने कौन सा केस लाइव दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना, इसलिए हमारा इसके ऊपर कोई भी से नहीं है। वो कोर्ट डिसाइड करे उसने दिखानी है नहीं दिखानी, सारे केस लाइव करने हैं, एक करना है, 100 करने हैं, ये कोर्ट का मैटर है, हम डिक्टेट नहीं कर सकते कोर्ट को। और ये क्योंकि मखदूम साहब ने इसकी मुखालफत नहीं की थी, इसलिए आइनी बेंच की फिर मुखालफत किस बेस पे करता। अच्छा, नहीं इलेक्शन कमीशन ने नून लीग या पीपल पार्टी की तरफ से कोई मुखालफत हुई बराह रास्त नशरियात के हवाले से? नहीं, उनकी तरफ से आर्गूमेंट से नहीं हुआ, उन्होंने सारा कुछ मखदूम अली खान साहब पे डाला हुआ था अच्छा। कि वह जो करेंगे, जो इन्होंने किया था वही साड़ी तरफ। अच्छा, ये अच्छा बड़ी मुझे हैरत अच्छा, की बात और है। इम्पॉर्टेंट आपको बात बताऊं इस एस्पेक्ट में, फैसले से पहले जब आर्गूमेंट मखदूम साहब की कंप्लीट हो गए तो अमीन साहब ने अनाउंस किया ठीक है जी वी आर असेंबलिंग आफ्टर 10 मिनट्स। फैसला सदीकी साहब भागते हुए रोस्टम को उन्होंने कहा सर रिबटल। उन्होंने कहा जी कौन सा रिबटल। फैसल साहब ने कहा जी क्या 26वीं तरमीम के बाद राइट और रिबटल भी खत्म हो गया, अगर हो गया तो हमें क्लियर बता दें। तो उन्होंने उस वक्त अमीन साहब ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आपने क्या रिबट करना। उन्होंने कहा सर ये फंडामेंटल राइट है रिबटल का, जो आप हमसे छीन नहीं सकते, अगर 26वीं तरमीम में ख़त्म हो गया तो बता दें। फिर अमीन साहब को गुस्सा है क्योंकि 26वीं तरमीम दुखती रह गया। उन्होंने कहा जी ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, बेंच की नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी अगर ख़त्म हो गया है, मैंने जो उन्होंने आर्गूमेंट्स किए उसको रिबटल देना है, ये हमारा राइट है, तो आप बताएं 26वीं तरमीम के बाद ख़त्म हो गया तीसरी बार का। उन्होंने कहा आप 3 बार ये कह चुके हैं
कोर्ट की ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा फिर हमें राइट ऑफ रिबटल दें, पहले मैंने करना है, फिर ये कौन सा साहब ने करना है। ये किस साथ चीज़ उन्होंने को ये भी रिबट करना चाह रहे थे? कि मखदूम साहब ने जो नुकात उठाए थे उन पे अपना रिस्पॉन्स देना चाह रहे, जवाब जवाब। उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि अमीनुद्दीन खान साहब को मुखातिब करके कि सर मैं ख्वाजा हारिस साहब जितना टाइम नहीं लूँगा रिबटल में। तो फिर खैर जमाल बंदोखेल साहब ने इंटरवीन किया, उन्होंने फौजी कहा अदालतों वाला हवाला दे जी रहे जी थे। तो अमीन साहब का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जमाल बंदोखेल साहब ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा जी हम आपको फेयर ट्रायल का पूरा राइट दे रहे हैं। जब उन्होंने टॉन्ट किया ख्वाजा साहब वाला तो लिहाजा आप अपने आर्गूमेंट्स कर लें। खैर उन्होंने लिए 5 मिनट ही मैक्सिमम दोनों ने मिला के, लेकिन उन्होंने कहा यार हम जो कहना चाह रहे हैं वो तो सुनने। अच्छा, जो उन्होंने नुक्ता उठाया वो बड़े काम का था। अच्छा एक सेकंड, ये रिबटल बेसिकली वो था जिसमें मखदूम अली खान साहब ने मखसूस नशस्तों के केस में उन MNAs की तरफ से वो पेश हुए थे जो मखसूस नशस्तों वाले ख़वातीन की तरफ से कि जिनको इलेक्शन कमीशन ने सीटें दे दी थी और नून लीग और पीपल पार्टी के थे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने एतराज़ किया था कि ये जो बेंच पे एतराज़ हो रहा है ये सही नहीं है, हाँ जी। और नए जजेस भी सुन सकते हैं उसमें और कम जजेस भी सुन सकते हैं, जजेस उनका ये मौक़िफ़ था। तो इसको रिबट किया फिर एडवोकेट फैसल सदीकी ने। फैसल सिद्दीकी साहब ने उसमें वन लाइनर कहा बेंच के ऊपर, उन्होंने कहा जी सीधी सी बात है कि आप अभी 11 बैठे हुए हैं, जो 2 फैसला करके हट चुके हैं, आपने भले कह दिया कि उनका वोट काउंट होगा, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जैसे लास्ट टाइम आया था आयशा मलिक साहब वगैरह बेंच अलग हुए थे, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया था, उस पर 13 के दस्तखत थे। वो कहते हैं अब जो आप फाइनल डिसीजन जो भी देंगे, रिव्यू खारिज करें या अलाउ करें, दोनों सूरतों में आप 11 के दस्तखत होंगे, और अगर फैसला आप ओवरटर्न करते हैं तो 11 लोग 13 का नहीं ओवरटर्न कर सकते, आपको साइन पूरे कराने पड़ेंगे, और वो लोग साइन नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा अमीनुद्दीन खान साहब ने, ये तो प्रिजम्पशन है ना कि वो साइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि हम इस ऑर्डर का मजीद अब हिस्सा नहीं है, हम साइन नहीं करेंगे। फिर मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा अच्छा आपने तजवीज़ ये दी थी कि जी 2 बंदे अगर वो नहीं मानते हम 2 आईनी बेंच और बंदे डाल के फिर केस सुन लें। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कर लें। कहता अगर फिर 2 डिसमिस करके चले गए, फिर हम 2 डालते रहेंगे तो तमाशा चलता रहेगा। फिर सिद्दीकी साहब ने कहा ये भी आप प्रिजम्पशन के ऊपर बात कर रहे हैं, आप कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 2 और छोड़ के चले जाएंगे। अब ये वो टेक्निकल सवाल था। उन्होंने ये भी बताया कि ये एक बहरान पैदा हो जाएगा इससे कि 11 ने 13 का फैसला उल्टा दिया। ऐसा प्रेसिडेंट ना कभी बना है दुनिया में, ना बन सकता है। इस पर फिर बेंच ने कहा जी ठीक है आपकी बात पूरी हो गई। फिर हामिद खान साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम वाला नुक्ता पेश किया। उन्होंने ये कहा कि मखदूम साहब का ये नुक्ता था कि अगर 26वीं तरमीम की वजह से केस रोकना है तो आपको सारे केस रोकने पड़ेंगे, यानी बेंच कोई नहीं सुनेगा। तो क्विकली हामिद खान साहब ने ये कह दिया कि ये केस वो है जो 26वीं तरमीम का 22 बना था, तरमीम की इसलिए गई थी कि सीटें वापस ली जाएं, लिहाजा इसको सुना जाए, लेकिन कोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया और अपने पाँव पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि मेरे और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगता था कि जी ये झूठ बोलते हैं, ये गलत रिपोर्टिंग करते हैं, जजेस के बारे में बाइस्ड होकर राय देते हैं, ये कोर्ट में वो नहीं होता जो अपनी तरफ से ऐड करके बता रहे होते हैं। अब कादी साहब की तरह जो कौम खुद उनके अफकार को सुनेगी ना, तो फिर हमें कहेगी आप लोग तो बहुत हल्का हाथ रखते हैं। हल्के हाथ रखते थे। और आप अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चेहरे के तासुरात, उनके अफकार, उनके अक़वाल ज़री अब पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया खुद ही सुनेगी। कोर्ट रिपोर्टर ना मती साहब, मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं कि कमरा अदालत की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला जजेस का वो बाहर ना जाए। बहुत सारी चीज़ों को हम खुद सेंसर करते हैं कि अगर हम ये चीज़ टिकर्स की सूरत में, ख़बर की सूरत में देंगे तो इससे कहीं अदालत के वक़ार या उसकी तकरीम पर कोई हर्फ ना आए। तो जब चीज़ें लाइव चलेंगी जैसे पहले चलती रही हैं, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस चल रहा था उस वक्त भी हमने देखा कि लाइव चल रही थी, तो कौम की राय क्या थी, कमरा अदालत में क्या होता था, ये पहली बार आवाम को पता चला कि वहाँ पर रिपोर्टिंग असल में होती कैसे है। वो आपने उस वक्त ग़ालिबन, आपको याद होगा, आपने एक व्लॉग भी किया था कि कहीं अब कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि कोर्ट रिपोर्टिंग ख़त्म नहीं होगी, बल्कि कम अज़ कम अब हमारे इदारों को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि कोर्ट रिपोर्टर्स कैसे अंदर से कितना मुश्किल काम करते हैं कि एक चीज़ को पहले समझते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको ख़बर की सूरत में बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं और लाइव कर रहे होते हैं, बिल्कुल लाइव टाइम, रियल टाइम में कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में अहम मौका था। चलें, अब उन्होंने ये लाइव स्ट्रीम करने का फ़ैसला किया है तो बहुत सारे हक़ाइक़, बहुत सारी बातें कमरे अदालत के अंदर जजेस के दरमियान कोई नोक झोंक होती है या कोई और ऐसा मामला बनता है तो हम कोशिश करते थे कि दबे लफ्ज़ों में, ये बड़े अच्छे अंदाज में उसको रिपोर्ट करें। तो अब आवाम खुद देखेंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। दूसरी इस चीज़ में मती साहब, मेरे ख्याल में जब से ये आईनी बेंच बना है, जजेस चूँकि जूनियर हैं, मुझे जजेस बहुत ज़्यादा दबाव में नज़र आते हैं। इवन के फ़ौजी अदालतों वाले केस में भी आप देखें तो काफ़ी टाइम तक तो जजेस को समझ नहीं आ रही थी कि हमने इस मामले को आगे लेकर चलना कैसे है।
अभी भी ये मखसूस नशिस्तों वाला केस मेरे ख्याल में शायद ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे अहम तरीन केस इस वजह से भी है कि आपके मुल्क का सियासी इस्तेहकाम, आपका मुआशी इस्तेहकाम, आपकी कौमी सलामती के अमूर, वो सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं। क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम आपका पार्लियामेंट के अंदर, सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर नहीं आता, तो अल्टीमेटली ये सारी जो आपका पूरा रियासत का ढांचा है ये उसको इफ़ेक्ट करो। और हम पिछले तकरीबन जब से ये आम इंतखाबात हुए हैं उसके बाद से तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टमेंट आए, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, IMF के साथ भी आप चीज़ों को लेन देन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से इस्टेब्लिश हो नहीं रही जैसे हुकूमत की ख्वाहिश है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सियासी इस्तेहकाम है वो इन सारी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अब इस अहम केस में अगर जजेस जैसे कि अभी भी दबाव में नज़र आ रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इस केस की समाअत मुकम्मल की जाए। शायद उसकी एक वजह यह है कि उन्होंने हज पर भी जाना है। अब 26 मई तक इस केस की, पीर तक के लिए इस केस की समाअत गई है और गारमन को 28 तक शायद उनकी फ़्लाइट है। तो देखना यह है कि क्या 2 रोज़ के अंदर ये केस का फ़ैसला हो भी सकता है या नहीं। अब ये नज़र-ए-सानी है। नज़र-ए-सानी में पहली केस की समाअत के मौका पर ही जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ये कह चुके हैं कि आपने जो 12 जुलाई का फ़ैसला है, मुख्तसर फ़ैसला, आपने उसके ख़िलाफ़ ये नज़र-ए-सानी दरख्वास्तें दायर की हैं। बाद में जब सितंबर के महीने में तफसीली फ़ैसला आया तो तफसीली फ़ैसले में जो वजूहात उस मुख्तसर फ़ैसले के हवाले से दी गई, आपने अभी तक उनको चैलेंज नहीं किया। लेकिन वो बाद में दायर कर दी गई है, शायद इजाफी दलाइल दे वो देखें कि अब मामला ये है कि कौन से ऐसे नुकात आप उठाएंगे। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दरखास्त में देखें तो उनका तो ये मौक़िफ़ है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं, ये PTI की नहीं बनती। चले हम उस तरफ भी आएंगे। फिलहाल सबसे इसी इसी के ऊपर आज एक तलखी भी हुई अदालत में। मखदूम अली, जब फैसल सदीकी साहब आए रिबटल के लिए, मखदूम साहब ने एक जुमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे लर्नड फ्रेंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तमाम 13 जजों ने कहा कि इनकी नशिस्तें नहीं बनती, और इन्होंने कोई रिव्यू भी दायर नहीं किया हुआ। लिहाजा ये अब आर्ग्यूमेंट किस तरीके से होगा ये आप अदालत खुद देख लें। इस पे फिर फैसल सदीकी साहब ने कहा तो फिर आपने हमें पार्टी क्यों बनाया अगर हमारा को लेना देना नहीं है तो। रिस्पॉन्डेंट है भाई। हाँ, इस पे फिर जजेस की जानिब से कहा गया जी आप हमसे बात करें, आपने मखदूम साहब को क्यों इतना कड़ाक करके जवाब दिया है। तो फिर फैसल सदीकी साहब ने कहा जी आई एम सॉरी, मुझे मखदूम साहब से माजरत करता हूँ, मुझे इस तरीके से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड हैव एड्रेस द कोर्ट, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा, ये नुकता उन्होंने ट्रिकी सा उठाया और मेरा ख्याल है बेंच डिसीजन में शायद इसके ऊपर ही थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ट्रिकी है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नुकता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो बाअमले मजबूरी जो है वो कोर्ट में फरीक होता है और उसका जवाब तो हर हाल में सुनना होता है। अच्छा, इसका तो interesting इसलिए aspect ये भी कहना होगा। कि वो क्यों आए कोर्ट में, जब कोर्ट की तरफ से नोटिस है, नोटिस है तो रिस्पॉन्डेंट है आप, पटिशनर भी नहीं है, आप रिस्पॉन्डेंट हैं, तो फिर आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि आप आए क्यों हैं? भाई आप खुद ही नोटिस दे रहे हो और खुद ही कह रहे हो कि क्यों आए। घर बुलाए मेहमान को, कह रहे हैं आपको किसने बुलाया। तो ये मखदूम अली खान साहब भी अपनी तरफ से बड़े कभी कभी चालाक बनते हैं। एक बात तो है, चालाक तो हैं, जनरल मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, 3 नवंबर के PCO को भी डिफेंड किया इन्होंने, और उसके बाद अब 26वीं आनी तरमीम को भी ज़ाहिर बात है इनडायरेक्टली वो इसको डिफेंड करेंगे। तो अब सबसे आम नुकता ये है कि जब ये बराह रास्त नशरियात जाएंगी तो उसमें जो देखने वाली बात है आम लोगों के लिए और बड़े कानूनदानों के लिए और बैनुल-अक़वामी जो वकील हैं या मुबस्सरीन हैं, जो वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं, उनके देखने के लिए ये होगी कि किस तरह ये 11 जजेस जो हैं, इनमें से कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में ये फ़ैसला PTI के हक़ में दिया था कि ये 80 नशस्तें उनको जानी चाहिए, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी भी शामिल हैं। और ये जजेस देखना है कि ये अब किस तरफ जाते हैं। दूसरा देखने वाली बात ये होगी कि ये जो हीरे आइनी बेंच के लिए तराशे गए थे या तलाश किए गए थे, ये हीरे अब किस किस्म के सवाल करेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो अभी बराह रास्त नशरियात की इजाज़त दी गई है, इसके पीछे एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि शायद बाद में ये इजाज़त मनसूख कर दी जाए। वो कुछ भी वाक़या हो सकता है, लेकिन अभी क्यों दी गई है? अभी इसलिए दी गई है कि सारी दुनिया वो सुने जो इलेक्शन कमीशन सुनाना चाहता है, जो नून लीग सुनाना चाहती है, जो पीपल पार्टी सुनाना चाहती है, क्योंकि नज़रसानी की दरख्वास्तें इनकी तरफ से आई हैं। तो अपने दलाइल का आगाज़ जो है ये इलेक्शन कमीशन से होगा या पार्टियों की तरफ से होगा, क्योंकि ये दरख्वास्त गुज़ार हैं और जो पहले बोलेंगे। तो जब इनके ठीक ठाक दलाइल जब पूरी दुनिया को सुनाए जा चुकेंगे और इसमें शायद जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास और चंद दूसरे जजेस के पास कोई सवाल भी ना हो इनसे करने के लिए, कम से कम उस अंदाज से ये इनसे सवाल नहीं करेंगे जिस अंदाज से ये जो है PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकीलों से करते हैं। तो ये जब हो जाएगा,
जब सारी ख्वाजा साहब की बार भी मखदूम साहब ख्वाजा साहब जब दलाइल देते थे मिलिट्री कोर्ट्स में, सिर्फ मंदोखेल साहब सवाल करते थे, बाकी सारे ऐसे होते थे। बिल्कुल हाथ तो बांधे यही खड़े बात होते। वो अब भी ऐसे होगा, मखदूम साहब आर्गूमेंट्स करते जाएंगे, हाशिम काकड़ साहब या कोई एक आधा जज को सवाल करे तो करे। मेरी नज़र में जो सबसे मुश्किल टाइम होगा, सबसे टफ टाइम जिसको फेस करना पड़ेगा लाइव ट्रांसमिशन में, वो शायद मोहम्मद अली मदर साहब हों और हसन अजहर रिजवी साहब हों, क्योंकि ये दोनों अक्सरियती फैसला देने वालों में थे। अगर ये अपने दिए हुए फैसले का दिफा नहीं करते और कहते हैं जी हमने गलत फैसला किया था, अपना फैसला तब्दील करते हैं, तो मेरा ख्याल है इनके लिए वो पब्लिकली काफ़ी मुश्किलात होगी। देखिए, अभी गुज़श्ता से पेवस्ता सर जो हो रही थी ना समाअत, तो उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जानिब से कहा गया कि जब ये केस का मरकज़ी केस चल रहा था, तो उस वक्त अगेंस्ट द क्लॉक चीज़ें जा रही थी। तो उस वक्त जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो उस अक्सरियती फ़ैसले का हिस्सा थे, वो बिल्कुल खामोश रहे हैं। उनकी जानिब से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई, कम अज़ कम उनको अपने फ़ैसले की हद तक। हाँ, उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने अपने लिए एक ये गुंजाइश ज़रूर रखी थी कि मखसूस जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला या पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो केस था, उस पर उन्होंने कहा था कि उसके हवाले से वो कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मरकज़ी केस में ये सारी चीज़ें भी इसके साथ कनेक्ट हुई थी कि बहुत सारे अवामिल ऐसे थे, रिव्यू पेंडिंग है। तो वो जो तफसीली फ़ैसला आया था, उस तफसीली फ़ैसले में भी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया था। तो कम अज़ कम उससे हट के जो दीगर फ़ैसला था, अक्सरियती फ़ैसला, उसकी हद तक मेरे ख्याल में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को भी और हसन अज़हर रिज़वी साहब को भी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की इन ऑब्जर्वेशन के हवाले से कुछ ना कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर देनी चाहिए थी, क्योंकि आप उस अक्सरियती फ़ैसले का हिस्सा थे जिसके ऊपर आपके अपने दस्तखत मौजूद हैं, और उसी के खिलाफ अब आप बैठ कर नज़र-ए-सानी सुन रहे हैं। अच्छा, बराह रास्त नशियात में दो और जजेस पे बड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, और वो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। ये दोनों वो जजेस थे कि जब 12 जुलाई का फ़ैसला आया था, तो इन्होंने एक नई तारीख़ रकम की थी, और रकम की थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन, नून लीग या पीपल पार्टी ये समझते हैं, इनडायरेक्टली यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला गैर आइनी है, तो वो इस पे अमल ना करें। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, बजाय अपनी सुप्रीम कोर्ट का वो अख्तियार जताते, अपने आला तरीन अदालत की अथॉरिटी जताते, इन दो जजों ने ये इख्तलाफ में इस हद तक आगे चले गए कि इन्होंने लिख दिया कि अगर कोई एग्जेक्टिव, अगर कोई सरकारी इदारा, अगर कोई हुकूमत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गैर आइनी फ़ैसला दे दिया है, तो वो हुकूमत उस फैसले पे अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है। तो ये दो जजेस, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, इन पे तवज्जो देनी होगी इन बराह रास्त नशियात में, और देखना ये होगा कि ये दो जजेस जो है अब क्या करने जा रहे हैं, और ये जो अब फैसला देंगे, जो भी फैसला देंगे, क्या ये साथ ये फिर दोहराएंगे कि अगर हमारा फैसला भी गैर आइनी है, तो उस पर भी अगर एग्जेक्टिव चाहे तो अमल ना करें, तो क्या अपने फैसले के बारे में भी ये वही नोट्स लिखेंगे, या फिर रिव्यू के अंदर क्या उन रिमार्क्स को ये हज़फ करेंगे? मेरे ख्याल में रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे रिमार्क्स को हज़फ कर सकती हैं, जो रिमार्क्स ही होते हैं, ऑब्जर्वेशन ही होते हैं, और अगर हज़फ करना है तो फिर ये रिमार्क्स हज़फ करना बहुत ज़रूरी है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने लिखे। सवाल ये आपसे कि चलें, इन दोनों का तो दरख्वास्तें इन्होंने खारिज की हुई थी, इनके हज़फ होता नहीं होता एक अलग चीज़ है। अगर फिर फ़र्ज़ ऐसा हुआ कि अक्सरियत ने जो पुराना अक्सरियती फ़ैसला है उसको कर दिया ख़त्म, और जो मंदोखेल साहब और काजी साहब वाला फ़ैसला उसको कह दिया कि ये अक्सरियती फ़ैसला है, 39 टू PTI, बाकी सारे आज़ाद, तो मखसूस सीटें आधी इनको आ जाएंगी, आधी गवर्नमेंट को चली जाएंगी। ये होने के आपको कितने % चांसेस नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसमें तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बार बार ये पूछते रहे हैं कि आपने मेरे वाला फ़ैसला तो चैलेंज नहीं किया। अब वो फ़ैसला कम था और फार्मूला ज़्यादा था, और वो फार्मूला ये था कि अद्धी तुसे ले लो तो अद्धी सानू दे दो। लेकिन ये इंतहाई, मैं समझता हूँ, शर्मनाक किस्म का एक फार्मूला था। वो इसलिए कि ये वो फार्मूला था जिसमें काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये खुलेआम बड़े शर्मनाक तरीके से एतराफ़ किया कि उनका जो 13 जनवरी का जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात जो है तस्लीम नहीं किया, और ये मखसूस नशस्तों का सारा प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुआ, वो भी गलत था। लेकिन इसमें भी फ़राख दिली के साथ ना तो काजी फ़ाइसा ने और ना जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस गलती को तस्लीम किया
कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी उनके फैसले की, खुलेआम जो है नहीं किया। और तो अब अगर बेंच का हिस्सा नहीं थे बिल्कुल वाले के, नहीं वो नहीं कहते रहे। वो कहते रहे, लेकिन फिर 12 जुलाई के फैसले में जो उन्होंने फार्मूला दिया उसमें लिख देते ना, क्यों नहीं लिखा उन्होंने? तो जस्टिस मंदोखेल और काजी फैसल का जो फार्मूला था इंतहाई शर्मनाक था। और अगर अभी भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वही पुरानी चालाकी के साथ बेंच को तकसीम करने की गर्ज से, पहले भी कोशिश की तकसीम करने की जो नहीं हुए और मेजॉरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ चली गई, तो अभी भी अगर वो इस फार्मूले पे इंसिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है वो जो एक मुहावरा है ना कि क्या कहना चाहिए आप में अगली स्टोरी की तरफ आपने सर जो बात की ना, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने पहली समाअत पर इस खदशे का इजहार किया था, जो आपने कहा कि क्या फैसला दोबारा आएगा तो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, क्योंकि पिछला फैसला तो नहीं हुआ। तो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील जो उस वक्त रोस्ट्रम पर खड़े थे उनसे मुखातिब होकर यही कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा बेंच जब फैसला देगा तो आप उस फैसले को तस्लीम करें, क्योंकि अब तो एक रिवायत चल पड़ी, 2 फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सका। एक फुल कोर्ट का फैसला था, पंजाब के पी इलेक्शन वाला चले, वो 4-3 वाला या 3-2 वाला एक इशू चला जिसकी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन ये तो फुल कोर्ट थी, जो उस वक्त दस्तयाब जजेस थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उन सबको इस बेंच में शामिल किया गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस उस बेंच में शामिल थे, सीनियर जजेस शामिल थे। अब आप देखें कि इस बेंच के अंदर गालबन 23वें नंबर वाला जज मौजूद है, फिर उसके बाद 22वें नंबर पर, और सारे जूनियर जजेस जिन पर पहले एतराज़ात होते थे अब वही बैठकर इतना अहम तरीन केस सुन रहे हैं। उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ज़ाहिर बात है वो हाई कोर्ट से गुजर के बड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन पहले बुनियादी एतराज़ यही होता था कि अहम तरीन मुकदमात में बगैर पिक एंड चूज़ के सीनियर जजेस को बैठना चाहिए। तो अब सीनियर जजेस आप देख लें, चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं है, दूसरे नंबर पर मौजूद जज नहीं है, तीसरे नंबर पर मौजूद जज नहीं है, और उसके बाद जो नीचे जजेस हैं उनमें भी पिक एंड चूज़ की गई है। और वहाँ से अब देखें कि कौन सा ऐसा फैसला आता है। मुझे तो जो फौजी अदालतों वाला केस था उसमें भी कोई ऐसा ठोस किस्म का कोई कानूनी या आईनी सवाल मैंने तो नहीं सुना। हाँ, से हो सकता है कि मेरे से कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, लेकिन कम अज़ कम सवालात के अंदर भी वो पुख्तगी और वो पेचीदगी नज़र नहीं आती जो इससे पहले मरकज़ी केस में हमने देखी है। ठीक है। अच्छा मती भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी कुछ देर पहले ये जमाल मंदोखेल साहब जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कंट्रोल कमेटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वगैरह की मौजूदगी में अंदर चैम्बर के अंदर, चीफ जस्टिस के चैम्बर में एक तख्ती की नकाब कुशाई की है। और ये जाम खड़े हैं इधर सामने जहाँ पे मीडिया के हमारे कैमरे लगते हैं, पार्किंग वाली साइड पे गेट के ग्रिल के परली तरफ, यहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर बहुत बड़ा बनाना है, उसका इफ्तिताह किया है। आपको याद होगा शौकत अजीज़ जब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे, अटक के करीब फतेह जंग के पास उन पे खुदकुश हमला हुआ था। उसके बाद उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब का संग बुनियाद भी पीएम ऑफिस में वो कारपेट के ऊपर एक ईंट लगा के किया था, तो क्योंकि उन पर तो दहशतगर्दी का अटैक हुआ था। यहाँ पे ऐसा कौन सा मसला हुआ था कि इंडियन ड्रोन का इनको डर था या क्या था कि यहाँ आके उन्होंने फीता नहीं काटा, अंदर चैम्बर में सारा मामला कर लिया? बहरहाल 26 यानी तमीम के बाद जो है ना जजेस भी अब सियासत का शिकार हो गए, तरक्याती काम भी करते हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, और पता नहीं अपने हलकों में क्या क्या काम कर रहे होंगे। मगर मैं आखिर में एक बात ज़रूर करूँगा, एक बार चीज़ें ऐड फिर करनी है। नशरियात के जी 2 स्टोरीज ऐड करें छोटी छोटी, फिर एक एक बात करके निकलते हैं। एक तो ये कि 26 नवंबर जो इस्लामाबाद का एक वाक़या था, उस पे 86 वर्कर्स हैं पीटीआई के मज़ीद, जिनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतें हो गई हैं। दूसरी अहम खबर सर ये है कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से कुछ 2.5 घंटे की लदगी में मुलाकात हुई है, और अभी वो मुलाकात चंद लम्हे पहले ख़त्म हुई है। और गंडापुर साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि वो पिछले 10-12 दिन से मुसलसल इस्लामाबाद में ही मुकीम है, पेशावर नहीं गए एक आधी मीटिंग के अलावा, और उनकी कुछ अहम मुलाकातें यहाँ पर चल रही हैं। तो ये मुलाकात उस हवाले से बड़ी सिग्निफिकेंट है। कोई खबर आई कि क्या हुआ क्या है? ये अभी तो वो निकले हैं जेल से, अभी तो इस्लामाबाद पहुंचे भी नहीं है। चलें, बहुत लेकिन शुक्रिया। 2.5 घंटे की अलहदगी में मुलाकात को मामूली चीज़ नहीं है। चलें जी, देखते हैं अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं। और लाइव अली और ट्रांसमिशन पे आखिरी बात कर दूं, जी। मैं अपने हर व्लॉग में मती भाई एक बात कहता हूँ कि कभी भी इलेक्शन फैसल सदीकी साहब को 3 दिन 2 दिन नहीं देने थे आईनी बेंच ने आर्ग्यू करने के लिए। जो ये एतराज़ात थे क्यों दिए गए? क्योंकि बैक ऑफ द एंड शायद कई मामला कुछ चल रहे हैं। अगर उधर से इशारा आ गया कि तुम दो, तो हो सकता है वो हज पे जाने से पहले इधर चलें जी, फिर हज भी कबूल हो जाएगा। और ये बताते चलें अली अमीन गंडापुर साहब की क्या खबर है, ज़रा पढ़ रहे गंडापुर हैं। साहब ने एहतजाजी तहरीक चलाने की जिम्मेदारी इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को दे दी है, और गंडापुर साहब ने हामी भी भर ली और मीडिया से अडियाला जेल के बाद गुफ्तगू में ऐलान किया है कि जनाब आई विल लीड दैट मूवमेंट। चलें जी, ये एक बार फिर लीड करेंगे या मिस लीड करेंगे, जो भी
वो तो अब वक्त ही बताएगा। आखिर में फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा कि जो बराह रास्त नशरियात हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि शुरू के चंद दिन बराह रास्त हुकूमत का, ECP का, नून लीग और पीपल पार्टी का मौक़िफ़ चलेगा, और ये 3-4 दिन जो उसके हैं बाद फनी खराबी आ जजेस, जाएगी। उसके बाद 3-4 दिन के तक जो है ना कोई बेंच से सवाल भी नहीं होंगे। जो होते हैं ना कि जब एडवोकेट फैसल सदीकी या अहमद खान या कोई और जब दलाइल दे रहे होते हैं तो एक जज का सवाल मुकता नहीं है तो दूसरा जज शुरू हो जाता है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। एक तरफ़ा एक बयानिया जो हुकूमत का मौक़िफ़ है मखसूस नशस्तों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, वो चलेगा। पर दुआ करें कि उन 3-4 दिन के बाद कोई तकनीकी, कोई फ़नी या कोई फ़नी ख़राबी ना हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई वाक़या हो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बराह रास्त नशियात का सिलसिला बंद कर दें। तो देखना ही है कि बेंच की तरफ से इलेक्शन कमीशन के वकील पे और दूसरे वकीलों पे जो कि रिस्पोंडेंट्स हैं, जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, कितने सवाल होते हैं, और फिर जो फ़ैसला आएगा उसके बाद सियासी सूरत हाल क्या होगी और क्या सियासी सूरत-ए-हाल जो पे आखिरी वोटें। बात लेते जी, जाएं। ताज़ा तरीन अडियाला जेल से अपडेट आई है कि बैरिस्टर गौहर साहब की काफ़ी सुना है कि इमरान खान साहब ने क्लास ली है अच्छा चलें, अच्छी बात है। रिगार्डिंग इज स्टेटमेंट आउटसाइड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो क्या स्टेटमेंट थी कि वो उन्होंने कोई खराज तहसीन पेश किया था कुछ वो शुक्रिया फील्ड मार्शल के हवाले से मार्शल खबर वाली अब जी 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 उसको उसको वेलकम किया था, खुश आइंद करार दिया था। चलें जी, ये खबर भी आ गई है। तो बहरहाल देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है। जो मामलात जो हैं शायद पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर तय होने चाहिए थे, वो अब अगर कमरा अदालत में फार्मूले पेश किए जाएंगे, कुछ लो और कुछ दो के, और अगर हुकूमतें और हुकूमती अक्सरियत कमरा अदालत में तय होनी है तो उसकी झलक भी हमें मखसूस नशस्तों के इस केस में फ़ैसले से मिल जाएगी। मतियुल्लाह जान, जुल्करनैन इकबाल और सईद बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।